welcome students to our second lecture, which is basically the first lecture for chapter 1. प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था सब्जेक्ट का और कुछ आपसे अपने मुताबिक अपने जहन के मुताबिक कुछ आपको सजेशन दी थी, कुछ आपसे बातें की थी। आई होप कि वो आपके माइंड में रहें और आप लोग उनके मुताबिक अपना पूरा सेमेस्टर प्लान करें। ये लेक्चर जो है इसके अंदर हम पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ओवरऑल सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम दो चीज़ें देखे होंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस है क्या और ग्लोबलाइजेशन क्या है और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो कंटिन्यू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम अपनी प्रेजेंटेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे जहनों को वुसअत अता फरमाएं ताकि हम इनको समझ सकें। जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले कि हम जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल बिजनेस एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा टारगेट होगा कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि कंपनीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों होती हैं, क्यों उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी करें। फिर हम देखेंगे कि जनाब ग्लोबलाइजेशन जो है उसका फ्यूचर में उसके पर्सपेक्टिव क्या हैं और ग्लोबलाइजेशन के मतलब लोग क्या फील करते हैं, जो उसके मतलब क्रिटिसिज्म है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए बिजनेसेस जो हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस का पार्ट बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह पार्टिसिपेट करती हैं, डिफरेंट मोड्स जो हैं इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी के। ये अगर आपको पिछली स्लाइड्स का जो टेबल मैंने दिया था वो थोड़ा सा याद हो तो बिल्कुल एंड के पार्ट में हमने वहाँ भी मोड्स ऑफ एंट्री के नाम से कुछ पढ़ा था कि किस तरह कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ में होती हैं। बेसिकली ये उसी का एक ब्रीफ समरी होगी, वहाँ पे हम एंड में जाके डिटेल में देखेंगे इसी चीज़ को। और यहाँ फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के अंदर हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जिनको यूज़ करते हुए कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। देन इन द लास्ट हम कंपैरिजन करेंगे एक के डोमेस्टिक मार्केट में, लोकल मार्केट में बिज़नेस करने और इंटरनेशनल मार्केट में बिज़नेस करने में क्या डिफरेंस है। वैसे तो हमारा अगला पार्ट जो है नेशनल एनवायरनमेंट डिफरेंसेस का वो है ही इसी का मतलब, लेकिन अगेन एज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन यहाँ हम ब्रीफली थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह दोनों चीज़ें डोमेस्टिक बिज़नेस और इंटरनेशनल बिज़नेस किस तरह दोनों मुख्तलिफ होते हैं और इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किस तरह डिफरेंट फील्ड्स की मदद लेनी पड़ती है। तो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन को अगर डिफाइन करें तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द वाइडनिंग सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स among people from different parts of the world that happens to be divided into nations. So मुख्तलिफ नेशंस के लोगों के दरमियान में जब इंट्रैक्शन होता है तो इनके इंट्रैक्शन से जो एक कम्युनिटी डेवलप होती है उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो जब वो आप इंट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं दूसरे कंट्री के लोगों से तो ज़ाहिर बात है उनका कल्चर आपसे मुख्तलिफ है, उनके सोशल नॉर्म्स आपसे मुख्तलिफ हैं, तो आप सोसाइटी और कल्चर उनका टेकअप करते हैं, कुछ अपना उनको देते हैं, कुछ उनका लेते हैं। तो आपका ग्लोबलाइजेशन का इंट्रैक्शन जो है ये सोसाइटी एंड कल्चर को इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह उनके गवर्नमेंट सिस्टम्स मुख्तलिफ हैं, लेजिस्लेचर सिस्टम मुख्तलिफ है।
हम लोग जब उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा बाकी दुनिया के अंदर इस स्टैंडर्ड की गवर्नमेंट रन हो रही हैं, इस तरह की पॉलिसी बनाई जा रही हैं, और फिर हम उसको कंपेयर करके हम डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ भी वैसी फैसिलिटी आएँ, हमारे यहाँ भी वैसे गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट हों। तो वो जो हमारा एक इंटरेक्शन होता है एज पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसी तरह हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इसकी वजह से इफेक्ट होता है। सारी बात है, जब हम ग्लोबलाइजेशन में जाते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है, हमारा लोगों से इंटरेक्शन, और उसकी वजह से एक ओवरऑल एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है, कंपटीशन की फ़िज़ा किस तरह की होगी, ये सारी चीज़ें उसकी वजह से इफ़ेक्ट होती हैं। एंड फाइनली सारी बात है, जब लोग एक दूसरे के साथ डील करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं, तो उसके सर्टन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके इकोनॉमिक आउटकम होती है। सारी बात है, अगर हम किसी दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम सर्टन सर्विसेज को एक्वायर कर रहे हैं, फॉरेन सर्विसेज को। हम अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं दूसरे कंट्री में तो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, टूरिज़्म वगैरह के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आपके जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक इंट्रैक्शन है, एक ओवरऑल हमारा इंट्रैक्शन सिर्फ अपने मुल्क के लोगों से नहीं, वो तो हमारा पहले से ही था, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से हमारा इंट्रैक्शन है। ठीक है, और उस इंट्रैक्शन की वजह से जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी लाइफ के, सोशल एंड कल्चरल, एनवायरनमेंट, आवर इकोनॉमी, आवर गवर्नमेंट, ये सब उस इंट्रैक्शन की वजह से इफेक्ट होते हैं। अब इंटरनेशनल बिजनेस की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस को आसान ज़ुबान में डिफ़ाइन करूं तो बिजनेस एक्टिविटी को नेशनल बॉर्डर से बियॉन्ड परफॉर्म करना इंटरनेशनल बॉर्डर है। या एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड नॉलेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड एट अ ग्लोबल और ट्रांसनेशनल स्केल। तो आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ जब अपने मुल्क के लेवल से बढ़ के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। तो इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल बिजनेस किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हम ये देखेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन एक दूसरे को कॉम्पनसेट करते हैं या एक दूसरे को कंटेम्पलेट करते हैं। अगर आप थोड़ी सी याद करें इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन की हमारी डेफिनेशन, तो हमारी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने कहा कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है, कि वो इंटरेक्शन है डिफरेंट लोगों के दरमियान में। ठीक है, डिफरेंट नेशंस के दरमियान में इंटरेक्शन है। जब हम अपने मुल्क के लोगों से बाहर जाके इंटरेक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, कि जब हम अपने मुल्क से बियॉन्ड बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। सो बेसिकली दोनों के अंदर आपका इंटरेक्शन हो रहा है फॉरेनर्स के साथ। ठीक है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर आप सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ या बिजनेस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबलाइजेशन पर्सनल रिलेशनशिप्स की भी बात कर रहा है। जबकि इंटरनेशनल बिजनेस अगेन आपका इंट्रैक्शन है फॉरनर्स के साथ, लेकिन ओनली फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो बेसिकली आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके पर्सनल इंट्रैक्शन के ऊपर इफेक्ट डालेंगी और आपके पर्सनल इंट्रैक्शन आपके बिजनेस रिलेशनशिप को इफेक्ट करेंगे। फर्दर इसको थोड़ा इलेबरेट करने के लिए, समझने के लिए हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आपका जो जो भी बिजनेस एक्टिविटी है, आप जो भी बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस को आप सर्टन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसके। वो ऑब्जेक्टिव्स आपके नॉर्मली आपने सेल्स को एक्सपेंड करना है, रिसोर्सेज को एक्वायर करना है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो आपके सर्टन ऑब्जेक्टिव्स हैं उस बिज़नेस को रन करते हुए,
और उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आप स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं, वो स्ट्रेटजीज जो उन ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर कर सकती हैं। ठीक है, आप मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं, एचआर की, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी सेट करते हैं। अब आपका ये बिजनेस जो है और आपकी ये ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी जो हैं, ये एक सर्टन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का हिस्सा है, और उस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो हैं, फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स हैं उसके अंदर, या उसके अंदर कंपेटिटिव फैक्टर्स हैं आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर, या आपका कंपटीशन है, या आपके कस्टमर्स की फिजिकल एंड सोशल फीलिंग्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को और आपकी स्ट्रेटजीज को इम्पैक्ट करेंगी। तो ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। आपका बिजनेस जो है वो आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू स्ट्रेटजीज। आप नई से नई मार्केटिंग के एड्स बनाते हैं, जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एड्स बना रहे हैं, और अपनी एड्स के ज़रिए आप लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बिजनेस बेसिकली आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, और कन्वर्सली आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो है वो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे कंपेटिटिव फैक्टर्स की, तो अगर आपका मार्केट कंपटीशन ही बढ़ जाए फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हो सकता है चेंज हो जाएं। पहले आप कहीं सेल्स एक्सपेंशन की तरफ जा रहे थे, अब चूंकि आपका मार्केट कंपटीशन बढ़ गया है तो अब आपके लिए सेल्स एक्सपेंशन को परस्यू करना पॉसिबल नहीं होगा। अब आप रिस्क मिनिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर देंगे। आपकी पहले स्ट्रेटजी एग्रेसिव थी, अब चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब आपने अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर ली है। ठीक है, तो आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की वजह से आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इम्पैक्ट होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, बल्कि बिजनेस की स्ट्रेटजीज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेंगी। वो किस तरह कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली किसी काम के लिए, और उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से आपकी मार्केट का कंपटीशन चेंज हो जाएगा, आपने ज़्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया है। ठीक है, आपके सर्टन कंपेटिटर्स आउट ऑफ बिजनेस हो गए आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी की वजह से। ठीक है, जाहिर बात है आपके रिसोर्सेज और एक्सपीरियंसेस बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से आप ज़्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकेंगे। तो आपकी स्ट्रेटजी की वजह से ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इफेक्ट होगा। तो बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और हमारे जो बिजनेस है, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अब अगर इस सारे इफेक्ट के अंदर आप ग्लोबलाइजेशन बाहर से उठते उठते जनाब कुछ कंपेटिटर्स देखें जी कि पाकिस्तान की मार्केट बड़ी अच्छी है, यहाँ पे कस्टमर के पास कोई फजूल में कुछ ज़्यादा ही पैसा है और हर किस्म की आइटम परचेज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, झोंपड़ी में रहने वाला भी मोबाइल ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, तो बाहर के जो कंपेटिटर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि वो भी आपकी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करें। और अब जैसे ही ग्लोबल प्लेयर्स आपकी मार्केट के अंदर ऐड अप होंगे, तो साथ ही आपके वो डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे आपका कंपटीशन कम था, वो कंपटीशन एकदम से बहुत बढ़ गया। पहले आप सिर्फ कुछ लोकल प्लेयर्स के साथ compete कर रहे थे जो कि आपके लेवल की ही प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, अब अचानक से जाके कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स आ गए हैं जो आपकी प्रोडक्ट से कहीं बेहतर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको उनके साथ compete करना है, आपको अगेन सिर्फ एक ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर की वजह से अपनी स्ट्रेटजीज को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट के अंदर ऑपरेट करना पॉसिबल ना रहे। क्यों? क्योंकि आपके कंपेटिटर 36 मुल्कों में ऑपरेट कर रहा है और आप एक मुल्क की टारगेट मार्केट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है आप उसके कंपटीशन में नहीं जा सकेंगे। अगर आपको compete करना है तो आपको भी अपनी टारगेट मार्केट को एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की वजह से ये जो फॉरेनर कंपनीज आपकी मार्केट में आई हैं,
इस एक फैक्टर, ये एक फैक्टर जो है ये आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट कर रहा होगा और ये आपके बिजनेस को भी। तो आपका टोटल जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाएगा, आपकी पॉलिसीज उसकी वजह से चेंज हो जाएंगी, आपकी स्ट्रेटजीज उसकी वजह से चेंज हो जाएंगी, आपके कंपेटिटर्स चेंज हो जाएंगे, आपके सोशल फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। कहाँ पहले आपका कस्टमर जनाब मेड इन पाकिस्तान के ऊपर ही रिलाई करता था, अब अचानक से वो मेड इन जापान, मेड इन चाइना और उनके ऊपर चला गया है। तो ये सारे फैक्टर्स एक फॉरेन कंपनी के आने की वजह से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली आपके पहले से ऑपरेट होने वाले बिजनेस के उनके आपस के इंट्रैक्शन को, उनके आपस के कंपटीशन को, उनके लर्निंग को, उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, उनके रिसर्च को, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रेशर पुट करती है कि वो इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो आप पहले बेशक मैनुअल वर्क कर रहे थे अपनी लोकल मार्केट में, आपका बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अब जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके मुकाबले में आ गए हैं, आपको ऑटोमेशन के ऊपर स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अच्छे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगी। पहले आप जनाब कस्टमर को जैसे दिल करता था वैसे डील कर लेते थे, उनको प्रोडक्ट ऑफर की, क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस नहीं थी। यू आर द ओनली वन और यू आर वन ऑफ द टू प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। तो कस्टमर के पास चॉइस नहीं थी, वो क्या करेगा, आपसे खरीदेगा या दूसरे से खरीदेगा, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमर को बकरा बना देते। ठीक है, अब अचानक से इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए हैं। ठीक है, अब आपकी मजबूरी बन गई है कस्टमर की इज्जत करना। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल अगर लेना चाहें तो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर हमारा एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इस चीज़ की। ठीक है, जब तक हमारा टेली कम्युनिकेशन सेक्टर क्लोजली काम कर रहा था, क्लोज मार्केट के ऊपर, कि मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ऑपरेटर्स को लाइसेंस अवेलेबल थे एट द टाइम। ठीक है, वेरी बिगनिंग की बात करें तो पार्कल और मोबलिंग 2 थे, लेकिन वो भी प्योर कंपेटिटर नहीं थे। मोबलिंग जो था वो सिम बेस था, और जो पार्कल था वो सीडीएम कंपनी थी, तो वो भी दोनों प्योर कंपेटिटर नहीं थे। बट लेटर ऑन आपके पास मोबलिंग एक मेजर टेलीकम्युनिकेशन का जॉइंट था, तो आपकी मजबूरी थी एज अ कस्टमर उन्हीं से सर्विस लेना, जैसी भी वो प्रोवाइड कर रहे। वो अपनी मर्जी के रेट देते थे कि जहाँ पे जनाब कॉल करने का तो आप सोचे ही ना, कॉल रिसीव करने के भी कुछ 4-6 रुपये पड़ जाते थे। 4-6 रुपये आज शायद बहुत छोटी अमाउंट लगती है, लेकिन 2000 के अंदर, 1990s के अंदर ये बहुत बड़ी अमाउंट थी 4-6 रुपये। तो आपको 4-6 रुपये सिर्फ कॉल सुनने के पड़ रहे होते थे। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी उनकी मर्ज़ी की होती थी, कहीं पे सिग्नल आ रहे हैं, कहीं पे आवाज़ आ रही है, कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ। तो वहाँ पे आपकी मजबूरी थी। लेकिन जैसे ही 2003-4 के अंदर आके गवर्नमेंट ने अपने डोर्स ओपन किए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, टेलीनॉर आया, टेलीनॉर के साथ फिर हमारी एक लोकल पीटीसीएल ने यूफोन स्टार्ट की, साथ में जनाब वारिद आया। तो इंटरनेशनल कंपटीशन जब आया तो उसकी वजह से डायनामिक्स चेंज होना शुरू हुआ। आपको याद हो शायद, लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि टेलीनॉर ने सबसे पहले आके इजी लोड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, और अचानक से मार्केट का टोटल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था। कहाँ पहले आपको हर दफ़ा 500 या बहुत देर बाद जाके 100 रुपये का मिनिमम लोड करवाना पड़ता था, और अचानक से टेलीनॉर ने जनाब इंट्रोड्यूस करवा दिया, आप चाहें तो 10 रुपये का करवा लें, 20 रुपये का लोड करवा लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, उन्होंने एक बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विस ऑफर की टेलीनॉर ने, और ऑब्वियसली उनके प्रेशर की वजह से जो हमारे लोकल कंपनी थी जो पहले से ऑपरेट कर रही थी, मोबलिंक एंड यूफोन, उनको भी अपने बिजनेस मॉडल को रीशेप करने की ज़रूरत पड़ी, उनको भी नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी कस्टमर्स को, टू रिमेन इन कंपटीशन। ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो ये सब ना करते तो वो कंपटीशन से आउट हो जाते। ठीक है, आप लोगों के नॉलेज में हो शायद कि स्टार्ट में जब टेलीनॉर आया था तो अचानक से टेलीनॉर ने बहुत क्विकली एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर एक्वायर किया था। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि उनके डिफरेंट
डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज थी, डिफरेंट बिजनेस मॉडल था, नई अप्रोच थी, क्वालिटी ऑफ सर्विस थी, उन चीज़ों की वजह से कस्टमर बहुत तेज़ी से उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। बट इवेंचुअली बाकी जो हमारी लोकल कंपनी थी जो मोबाइलिंग उस वक्त ऑपरेट कर रही थी और ज़ूफोन, अगर वो फौरी तौर पे अपनी स्ट्रेटजीज को उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली रीशेप ना करते तो आज शायद ये कंपनी बंद हो चुकी होती। ठीक है, नोकिया की एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर जो है, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी, और सिर्फ चंद मिस्टेक्स की वजह से कि उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस डायनामिक्स को समझा नहीं कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई है, एक नया कंपेटिटर आ गया है एंड्रॉयड की फॉर्म में, और गूगल एंड्रॉयड जो है वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। दे कुड हैव obtained दैट सॉफ्टवेयर अर्लीस्ट ऑफ एनी ऑफ द मोबाइल फोन प्रोड्यूसर एट द मोमेंट। सैमसंग, हुआवे, ये सब बाद में आए हैं। नोकिया के पास बहुत अच्छी चॉइस थी कि वो उसी वक्त चाहते तो अपने फ़ोन को एंड्रॉयड पे स्विच करके स्मार्टफोन सीरीज सबसे पहले वो लॉन्च करते, क्योंकि वो उस वक्त मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पे थे। लेकिन उन्होंने उन डायनामिक्स को, इंटरनेशनल मार्केट के डायनामिक्स को नहीं समझा, अपने क्लाइंट्स की नीड्स को और चेंजिंग एनवायरनमेंट को नहीं रियलाइज़ किया, और उसका खुमियाजा उन्होंने भुगता कि वो इस वक्त बॉटम पे नहीं तो टॉप 5 में नहीं रहे। ठीक है, तो इस वजह से अंडरस्टैंड करना कि किस तरह ये ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल मार्केट्स के डायनामिक्स बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं, ये एज अ बिजनेस ग्रेजुएट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एज अ बिजनेस मैनेजर अगर आप इनको सही तरह हैंडल नहीं करते तो आपके बिजनेसेस इररिस्पेक्टिव कितने स्ट्रॉन्ग हों, कितने बड़े बिजनेसेस हों, वो सर्वाइव नहीं करते। फिर ग्लोबलाइजेशन जो है वो ओवर द ईयर्स बहुत तेज़ी से बढ़ी है। क्या आज से 30 साल पहले की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की कोई टर्म भी शायद लोगों को पता नहीं थी। ठीक है, लोगों का इंटरेक्शन भी ऐसा नहीं था। और आज अगर हम बात करें तो आज हर बंदे को इन्फॉर्मेशन होती है, अच्छा अमेरिका में ये हो रहा है, अच्छा जापान में ये हो रहा है, अच्छा चाइना के अंदर ये हो रहा है, इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, अच्छा जी अफ़गानिस्तान ने ये कह दिया है, अमेरिका अफगान जंग क्या सूरत हाल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको घर बैठे मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल होती है। तो देर आर सर्टन फैक्टर्स जिनकी वजह से ये ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना, इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। जहाँ हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं या इंटरनेशनल बिजनेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसके अंदर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेंट है, सबसे बड़ा फैक्टर्स जो है वो ग्लोबलाइजेशन को कैरी करने में वो टेक्नोलॉजी ही है। आज से 30 साल पहले की जब मैं बात कर रहा हूँ तो तब हर घर में कंप्यूटर नहीं था, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे। तब के लोगों के पास फ़ोन सिर्फ दो पर्पजेज़ के लिए होता था कि उन्होंने या कॉल करनी है या एसएमएस करना है, दैट्स इट, दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द फ़ोन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई तो थोड़ी देर के लिए रिंगटोन छैया छैया बजा के खुश हो जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता था वो फ़ोन। ठीक है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे बैठे वेब ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, आप साथ साथ फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब आज से 20 साल 30 साल पहले की बात करें तो तब तो सोशल मीडिया का भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं था। ठीक है, हमारी जनरेशन के बच्चों के पास बहुत ज़्यादा कोई एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ होती थी तो वो आईएम चैट्स की जो वेबसाइट्स हैं वो होती थी। ठीक है, यूट्यूब भी सच नहीं होती थी, सिर्फ एक गूगल का बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके ज़रिए आप सर्च कर सकते थे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी की वैल्यू बहुत जो हो रही है उसकी वजह से आपके लिए, हमारे लिए
कम्युनिकेट करना दुनिया के साथ इजी हो गया है, लेस एक्सपेंसिव हो गया है। आज से 30 साल पहले की जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उस ज़माने में आपको अमेरिका, सऊदी अरब किसी से फ़ोन कॉल भी लैंडलाइन पे करने की पड़ता था तो वो अच्छा खासा कॉस्टली पड़ता था। आज आप घर बैठे जनाब स्काइप के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए फ्री में, लिटरली फ्री में, क्योंकि नेट तो पैकेज आपका चल ही रहा है, वो जो कॉस्ट है वो इट्स काइंड ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर आपके घर में वाईफाई है तो इट्स अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो आप फ्री में बैठ के बाहर के मुल्कों में बैठे हुए अपने रिश्तेदारों के साथ ना सिर्फ वॉइस कॉल के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं, बल्कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉल्स के जरिए उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आज से 30 साल पहले अगर यहाँ पे एक लोकल ट्रेडर जो है उसको कोई सैंपल्स परचेज करने होते थे, कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता था, उसको चेक करने के लिए या देखने के लिए उसे फॉरेन कंट्री का विजिट करना पड़ता था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी था और फाइनेंशियल बर्डन भी था। आज वो सारी मसला ही ख़त्म हो गया है। आप अपने जनाब ऑफिस में बैठे हुए ईमेल के ज़रिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं इंटरनेशनल सप्लायर्स को, आपको सैंपल चेक करने हैं तो वो आपको वीडियोस के ज़रिए, आपको पिक्चर्स के ज़रिए वो सैंपल्स भिजवा सकते हैं, ठीक है। आपने उनके सैंपल्स की क्वालिटी को चेक करना है, वहीं पे बैठे बैठे वो आपको टेस्टिंग के रिपोर्ट्स भिजवा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मसला है, आपको अगर सैंपल मंगवाने ही हैं तो वो आपको कोरियर कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है लोगों के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करना ओवर द बॉर्डर, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपके इस इंट्रैक्शन का इंक्रीज जो है वो बेसिकली वो ग्लोबल विलेज की वजह बन रहा है, और इसी ग्लोबल विलेज की वजह से आप इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन करना, परफॉर्म करना आपके लिए आसान हो गया है। फिर एक और फैक्टर जो है वो रिसोर्स मूवमेंट की आज़ादी है, ठीक है। ओवर द ईयर्स कंट्रीज़ ने अपने रिसोर्स मूवमेंट की पाबंदियों को ख़त्म किया है। इस चीज़ को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये रिसोर्स मूवमेंट की पाबंदियां क्या थी। कुछ अर्सा पहले, और जब मैं कुछ अर्सा की बात कर रहा हूँ तो 30-40 साल पहले की बात करें तो कंट्रीज़ जो थी वो हर कंट्री की अपनी एक ट्रेड पॉलिसी हुआ करती थी, ठीक है। वैसे इस चीज़ को हमने डिटेल में पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड सीरीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स आपको कवर कर रहा हूँ मैं कि हर कंट्री की अपनी एक ट्रेड पॉलिसी होती थी, जिसके मुताबिक कंट्री की गवर्नमेंट जो मुनासिब समझती थी उन चीज़ों के इंपोर्ट लाइसेंस इशू करती थी, जिसको वो समझती थी जी कि हमारे लोगों के लिए ये ठीक नहीं है ये चीज़ कि हमारे मुल्क में आए, वो उसको बैन कर देते थे सिरे से, वो इंपोर्ट ही नहीं हो सकता उस कंट्री के अंदर। इसी तरह क्या चीज़ मुल्क में से बाहर जाएगी उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और सिर्फ लाइसेंस नहीं होते थे, कोटाज होते थे बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के, और इस तरह की चीज़ें। ऑल दो कि अभी भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में और अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस चलती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अब फ्री ट्रेड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो फ्री ट्रेड क्या है कि जी अब आपको क्या इंपोर्ट करना है क्या नहीं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये देखना है कि आपके मुल्क में उस चीज़ की कितनी डिमांड है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आप इंपोर्ट करेंगे तो हाथों हाथ बिक जाएगी, तो आप बड़ी आसानी से अपने आप को इम्पोर्टर के तौर पर रजिस्टर करवाएं, कोई आपको कोटा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इम्पोर्ट लाइसेंस अवेल करें और जनाब आप उस चीज़ को इम्पोर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने टेक्नोलॉजी में बता दिया कि अब आपके लिए उनको इम्पोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो वो रिसोर्स मूवमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जैसे जैसे ख़त्म होती गई हैं या कम होती गई हैं, वैसे वैसे मुल्कों के दरमियान में गुड्स का एक्सचेंज करना आसान हो गया है, और उसकी वजह से जाहिर बात है इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। देन देर आर सर्टन सपोर्टिव सर्विसेज वो जो इंटरनेशनल बिजनेस मूवमेंट्स को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अगेन आज से 20-30 साल पहले की बात करें
तो आपके लिए यहाँ से अमेरिका में डॉक्यूमेंट्स भिजवाना ही एक अजाब हुआ करता था। ठीक है, आपको स्पेशल कोरियर बुक करवाने पड़ते थे और उसके बाद भी आपको पता नहीं होता था कि वो कोरियर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कितने दिनों बाद पहुंचेगा, पहुंचने में वो कई कई महीने लग जाते थे। इस तरह के प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। ठीक है, शिपिंग के जो शिपिंग पर्टिकुलरली और इन जनरल ट्रांसपोर्टेशन के मेथड इतने डेवलप नहीं थे, जिसकी वजह से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना प्रॉब्लम था। फाइनेंशियल सेक्टर इतना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं था। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भिजवाना एक अजाब हुआ करता था, खुजा ये कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे भिजवाएं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सपोर्टिव सर्विसेज इम्प्रूव हुई हैं, बैंकिंग सेक्टर में इंटीग्रेशन आ गई। अब आपने जनाब पाकिस्तान में कहीं भी बैठे किसी भी दूसरे अकाउंट में पैसे भिजवाने हैं, आपको इवन ब्रांच भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठे हुए अपने अकाउंट से, अपने मोबाइल से बैंक की ऐप खोल के फंड ट्रांसफ़र के ज़रिए किसी भी दूसरे फंड में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आप इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र के ज़रिए इंटरनेशनली भी पैसे भिजवा सकते हैं। उसके लिए भी अगेन आपको कोई डॉलर बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट से या इवन लोकल अकाउंट से आप ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो लोगों के लिए इन सपोर्टिव सर्विसेज के डेवलपमेंट की वजह से आसान हो गया है कि वो फंड्स को इजीली मूव कर सकते हैं, गुड्स को इजीली मूव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को मूव कर सकते हैं। तो इन तमाम सपोर्टिंग सर्विसेज की डेवलपमेंट की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो ओवर द ईयर तेज़ हुई हैं। ठीक है जी। देन कंज्यूमर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और कंज्यूमर प्रेशर क्यों बढ़ गए हैं? ग्लोबलाइजेशन। यस, ठीक है, अब आपके पास फेसबुक पे इंफॉर्मेशन आ रही है जनाब, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपको पता चल रहा है जी कि अमेरिका के अंदर एक जज फ्रैंक भी हैं जो कि अपने लोगों को डिसीजन सुनाते हुए बड़े प्यार मोहब्बत से डील करते हैं। फिर आपको सुनने में मिलता है कि हमारे यहाँ भी कुछ जजेस हैं जो कि बड़े फिरौनों वाले लहजे में लोगों से बात करते हैं। तो ज़ाहिर बात है आप फिर अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ भी वैसे सर्विसेज आएँ जैसे हम बाहर के मुल्कों में देख रहे हैं। ठीक है, अब वो प्रेशर आप क्यों एक्सर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको पता चल रहा है कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। इसी तरह अब आपको पता है जी कि आप लोकल प्रोड्यूसर के पास जाते हैं जी, आप पूछते हैं जी वो क्या चीज़ बेच रहा है, हाँ जी वो एक मोबाइल फ़ोन बेच रहा है, ये उसके फीचर्स हैं। अब आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन पे ही कंपेयर कर सकते हैं दुनिया भर के प्रोड्यूसर्स के बनाए हुए मोबाइल फ़ोन्स को कि कौन सा मोबाइल फ़ोन ज़्यादा फीचर्स कम कीमत में दे रहा है। ना आपको वो मंगवाना आपके लिए प्रॉब्लम है, ना अब वो आपको सर्च करना प्रॉब्लम है उसकी इंफॉर्मेशन। तो जैसे जैसे एज अ कंज्यूमर हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है और इजीली आ रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, बेटर प्रोडक्ट की डिमांड, बेटर सर्विसेज की डिमांड। और चूंकि हम डिमांड कर रहे हैं अपने लोकल प्रोड्यूसर से, अपनी गवर्नमेंट से कि वो बेटर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करें, बेटर प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करें, तो अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है हमारे लोकल प्रोड्यूसर के पास। अब वो बेटर प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं अगर वो हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान ही डालते जाएंगे? तो सारी बात है पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं होगी जैसे जापान की है या यूरोपियन यूनियन की है या अमेरिका की है। तो अगर उनको वैसा ही कंपेटिटिव प्रोडक्ट बना के देना है तो उन्हें इवेंचुअली इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा, उन्हें भी इंपोर्ट करनी पड़ेंगी वो सारी चीज़ें और फिर अपनी प्रोडक्ट के अंदर वैसी इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, तभी जाके वो अपने कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल कर सकेंगे। तो हम कंज्यूमर के प्रेशर की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी मजबूरी बन गई है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन का हिस्सा बने, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिस्सा बने। ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करवाएं।
फिर ऑब्वियसली ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया है। मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर भी इस चीज़ को थोड़ा एम्फेसाइज किया था कि जब आपका कंपटीशन सिर्फ कुछ लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ था तो आपके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। आप जैसे गुड्स बना रहे थे आप वैसे ही बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बहुत बड़ा तीर मारा है पाकिस्तान के अंदर काम करते हुए, तो आपने ISO 9001 सर्टिफिकेशन ले ली है, ठीक है। और ये किसी टाइम पे हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्टैंडर्ड समझा जाता था, वो ISO 9001 ले लिए, वो पता नहीं क्या हो गया। हालांकि ISO 9001 जो है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, वो सिर्फ इस चीज़ की सर्टिफिकेशन है कि आप जैसी प्रोडक्ट पहले बना रहे थे अब भी वैसे बना रहे हैं, ना उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आई है ना कोई डिवेल्यूशन हुई है, आपका स्टैंडर्ड पहले ही था। तो बेसिकली ISO 9001 ये बताती है कि आपकी क्वालिटी अगर पहले घटिया थी तो अब भी घटी है, पहले अच्छी थी तो अब भी अच्छी। तो लेकिन हमारे यहाँ जनाब वो ISO 9001 वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। लेकिन जब आपकी मार्केट के अंदर अचानक से इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, तो अब आप सिर्फ अपने कस्टमर को 9001 का चूना नहीं लगा सकते। अब आपको कस्टमर को उनके मुकाबले की सर्विसेज, उनके मुकाबले की प्रोडक्ट्स बना के देनी पड़ेंगी। अब आपको compete करना है चाइना के तमाम प्रोड्यूसर्स के साथ, क्योंकि आपका कस्टमर घर में बैठे हुए alibaba.com खोलेगा और जनाब बड़े आसानी से अपनी मर्जी की चीज़ वहाँ से इंपोर्ट कर लेगा। और अगर वो कोई छोटी मोटी आइटम है, कोई मोबाइल एसेसरीज इस तरह की चीज़ है, तो मोस्ट लाइकली उससे शिपिंग कॉस्ट भी कुछ नहीं पड़नी और वो होल सेल रेट के ऊपर चीज़ परचेज कर रहा होगा। तो अब आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रहते हुए रेट्स पे compete करना, प्रोडक्ट क्वालिटी पे compete करना, अगर आप अपनी प्रोडक्शन के लिए और अपनी सर्विसेज के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकल रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। तो अगर आपने उन इंटरनेशनल प्लेयर्स को कम्पीट करना है तो आपको भी इंटरनेशनल लेवल के रिसोर्सेज को एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ेगी और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए आपको वैसे ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, वैसे ही सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। देन पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर आने वाली चेंजेस जो हैं फैक्टर हैं। ओवर द ईयर जो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने रियलाइज़ किया है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो अकेले नहीं डील कर सकते, उसके लिए जनाब उनको दूसरे कंट्रीज़ की मदद चाहिए होती है। सो इन चीज़ों की वजह से कंट्रीज़ के दरमियान में जो पॉलिटिकल क्लैशेस थे वो ओवर द ईयर कम हुए हैं, और उन पॉलिटिकल क्लैशेस के कम होने की वजह से ऑब्वियसली जो उन्होंने एक दूसरे कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई होती थी वो खोल दी, और इवेंचुअली उसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ गई, ठीक है। अगरचे ये ठीक था, लेकिन करंट सिनेरियो के मुताबिक अगर बात करें तो दोबारा दुनिया जो है वो फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ जा रही है, ठीक है। जैसा कि आपने शायद न्यूज़ के अंदर देखा होगा कि ट्रम्प के आने के बाद से लेके मैक्सिको और US के दरमियान काफ़ी ज़्यादा टेंशन रही है। US और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दरमियान में टेंशन रही है। उनके जो डिफरेंट लॉज हैं अदर कम्युनिटीज़ को, नॉन US सिटीजन के मतलब लेके। सो अगर ये पॉलिटिकल सिचुएशन इसी तरह टाइटन होती रही तो फिर इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल सिचुएशन लूज अप होती हैं, कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, तो वो जाहिर बात है इंटरनेशनल बिजनेस मूवमेंट के लिए आसानी होगी इसकी वजह से। देन क्रॉस नेशनल कोऑपरेशन है। कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि किसी एक कंट्री के लिए पॉसिबल ही नहीं होते कि वो अकेला उसको परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के केस की बात करूं तो आप पाकिस्तान अकेले के लिए, पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए अपने रिसोर्सेज को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं था कि वो गवादर पोर्ट और पूरी ये गवादर सिटी डेवलप करते। तो उन्होंने दूसरे कंट्रीज की कोऑपरेशन से इसको डेवलप किया, ठीक है। और इवेंचुअली हमने वो सी पैक देखा
कि चाइना के ताउन से हमने पोर्ट डेवलप की, एक सिटी डेवलप किया, अब उससे भी फर्दर हम अपने जो ट्रेड रूट है उसको डेवलप करने जा रहे हैं। ऑल बी इट के वो प्राइमरली मंसूबा है चाइना का, और ट्रुथ बी टोल्ड चाइना उसको अकेला भी पूरा कर सकता है, बट लेकिन चूंकि उस मंसूबे का हिस्सा पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्री से होकर गुजरेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ताउन के बगैर, कोऑपरेशन के बगैर उसको पूरा नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइनीज़ जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं देती, गवर्नमेंट ऑफ चाइना को यहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं देती, तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ पे उस प्रोजेक्ट को कैरी करना किसी एक कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, बल्कि 2, 3, 4, 5 मुल्क मिल के उस एक प्रोजेक्ट को रन करते हैं, और वो एक प्रोजेक्ट उन तमाम कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो अब बेसिकली कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं वो लाइक और डिसलाइक की बेसिस के ऊपर नहीं बनती, बल्कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर बन रही कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ये देखती हैं कि कौन सा डिसीजन किस के साथ हाथ मिलाना उनके लिए फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो जहां हमने ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स की बात की है, और वो बेनिफिट्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए, एज अ कंज्यूमर हमारे लिए, कि जब ग्लोबलाइजेशन आती है उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है, उस कंपटीशन की वजह से नई इनोवेशन आती है, नई प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं चीप प्राइसेस के ऊपर, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है। सो देयर आर much benefits of globalization, but at the same time globalization has some adverse impact on countries and societies. Those adverse impacts are being discussed here in this slide. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आ जाता है थ्रेट टू नेशनल सोवरेनिटी। जब आप अपने बॉर्डर्स को ओपन करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए, तो जाहिर बात है उनके इन्वेस्टमेंट्स के साथ सर्टन ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनकी वजह से आपकी नेशनल सोवरेनिटी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। स्पेशली अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज की, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो ऐसी गवर्नमेंट जो कि रिलाय कर रही होती हैं हैविली फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जैसा कि अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो चूंकि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑलमोस्ट ऑलवेज नेगेटिव में जाता है, और हमारे पास रिजर्व जो हैं वो बड़ी तेजी से डिप्लीट होते रहते हैं, बार बार हमें IMF के कर्जों के ऊपर रिलाय करना पड़ता है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए इजी वे टू अर्न फॉरेन करेंसी होता है कि आप अपने बॉर्डर्स को ओपन करें, फॉरेन इन्वेस्टर्स आके आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर डॉलर्स और या फॉरेन एक्सचेंज कोई भी हो वो आपके रिजर्व्स के अंदर एड अप होगी। सो हमारी कंट्री रिलाई कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और अगर आप इमरान खान गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखें तो इनका पर्सपेक्टिव भी ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर लाना है। खैर ये तो किसी भी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव होगा, सारी बात है कि जब आपके रिजर्व्स के अंदर इनफ फॉरेन एक्सचेंज मौजूद नहीं है तो आपको क्विकली फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत पड़ती है। एनीहाउ बैक टू द टॉपिक, कि कंट्री जब रिलाय कर रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर, तो आपको अपनी पॉलिसीज बनाते हुए आप अपने लोकल प्रोड्यूसर्स का ज्यादा ख्याल नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आपकी कंट्री को जरूरत ना होती फॉरेन इन्वेस्टर की, तो आप ऐसी पॉलिसीज बनाते जो आपके लोकल प्रोड्यूसर्स को, आपकी लोकल मार्केट्स को प्रोटेक्ट करे उन फॉरेन इन्वेस्टर से जिनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा कैपिटल है। सो आप इस तरह के रूल्स सेट करते कि जिसकी वजह से आपका लोकल प्रोड्यूसर प्रोटेक्टेड रहता। लेकिन जब आप रिलाय कर रहे हैं कि जनाब बाय एनी मींस फॉरेन इन्वेस्टर आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करे, तो आप अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए
ज्यादा फिजिबल होती हैं। दैट मीन्स टू से कि आप अपने लोकल प्रोड्यूसर्स का, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को साइड पे रख के आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को फेवर दे रहे होते हैं। और इस फेवर देने की वजह से ऑब्वियसली समटाइम आपकी जो पॉलिसी है वो आपके लोकल मार्केट के लिए, आपकी अपनी इकोनॉमी के लिए इतनी फेवरेबल नहीं रहती। ऑलबिट के वो आपके लिए फॉरेन रिजर्व्स अर्न करके ला रही है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, लेकिन आपके यहाँ जो छोटे-मोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो स्मॉल बिज़नेसेस होते हैं, वो उसकी वजह से सफ़र कर रहे होते हैं समटाइम। अ, इसी तरह समटाइम्स कंट्रीज़ जो होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ से, वो ओवर डिपेंडेंट हो जाती हैं इकोनॉमिकली दूसरे कंट्री के ऊपर, ठीक है? जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स चूँकि वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर है और वहाँ पे इकोनॉमिक बूम रहा है, वहाँ पे बहुत बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। सो यूनाइटेड स्टेट्स के इन्वेस्टर जब कभी उनको मौका मिलता है, चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट मैच्योर हो चुकी है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई लेवल के फॉलो करने पड़ते हैं। सो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है मेक्सिको के अंदर इन्वेस्ट करना, क्योंकि मेक्सिको में वैसे स्टैंडर्ड नहीं मांगे जाते, वैसी टैक्सेशन पॉलिसी नहीं है, वहाँ पे चोरी-चकारी करके वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। सो इस वजह से समटाइम्स इन्वेस्टर जो हैं ऐसे कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो दूसरा कंट्री डिपेंडेंट हो जाता है इकोनॉमिकली। ये बिल्कुल एग्जांपल इसकी उस तरह है जैसे आप घर में कमा नहीं रहे और सारा पैसा जनाब बड़े भाई से ले रहे हैं, तो आप इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अपने बड़े भाई के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बड़ा भाई जो भी कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा, आप की उसमें मर्जी हो ना हो, आप चुप करके उसको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। जब आपकी अपनी जॉब लग जाएगी, जब आपको खुद अर्न करना शुरू कर देंगे, तो शायद आप उनके डिसीजन को चैलेंज करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है? तो इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमिक डिपेंडेंस क्रिएट होती है इन्वेस्टिंग कंट्रीज की तरफ से, और ये जो ग्रेटर नेशनल सोवरेनिटी है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। पर सबसे बड़ा थ्रेट ग्लोबलाइजेशन का आता है कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर। जो भी कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनती हैं और जितना ज्यादा पार्ट बनती हैं उतना ज्यादा उनके कल्चर के अंदर दूसरे कल्चर के इन्फ्लुएंसेस आना शुरू हो जाते हैं। इसको हम बड़े इजीली अपने ही कल्चर के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज से 20-25 साल पहले जब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं बना था, दुनिया के साथ इतना इंटीग्रेटेड नहीं था हमारा कंट्री, तो हमारे त्योहार प्योरली हमारे इलाके के मुताबिक थे। हम बसंत मनाते थे, हम जनाब ईद शबरात वगैरह मनाते थे, लेकिन हमारे यहाँ वो अ, जो वेस्टर्न त्योहार हैं उनको सेलिब्रेट करने का एज सच कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है? अब अगर आज के दौर में आप देखें तो चूंकि आप बहुत ज्यादा इंग्लिश मूवीज देखते हैं, इंग्लिश ड्रामास देखते हैं, आप इंडियन ड्रामास देखते हैं, तो हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारे उनके इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अब हमारे बच्चे जो हैं वो क्रिसमस भी मनाना चाहते हैं, वैसे ही वो रेड सूट पहन के और ट्री सजाने की कोशिश करेंगे। हमारे शादी ब्याहों में बहुत ज्यादा इंडियन रस्म रिवाज जो है वो एड अप हो गए हैं। तो ये जहाँ कहीं भी आप अपने बॉर्डर्स को ओपन करेंगे, लोग आएंगे आपके कंट्री में या आपके लोग दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, तो जाहिर बात है जहां वो अपना कुछ दे रहे हैं वहां पे वो दूसरे का भी कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। और कल्चर्स की बात करें तो हमेशा जो स्ट्रॉन्गर कल्चर होता है वो वीकर कल्चर को स्लोली एंड ग्रेजुअली टेक अप कर लेता है, और वीकर कल्चर जो है वो आस्ते आस्ते अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, जो कि हमारे केस में हो भी रहा है कि इंडियन कल्चर हमारे कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा
प्रमोट होता जा रहा है। तो जहां कहीं आप ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली कल्चर की मिक्सिंग अप स्टार्ट हो जाती है, और ये बहुत सारे कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी लूज कर देंगे तो दुनिया के अंदर जो उनके डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इन वजूहत की वजह से समटाइम कुछ कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करती हैं। देन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस का है। जाहिर बात है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन ज्यादा हो रही है, इंटरनेशनल बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, धुआं ज्यादा छोड़ा जा रहा है, ज्यादा वेस्टेज क्रिएट किया जा रहा है, और जाहिर बात है उसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट होता है। देन इनकम इनइक्वालिटीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली ये इन इनकम इनइक्वालिटीज की बात करें तो ये बिटवीन कंट्रीज इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो रही है। वो कंट्रीज जिन्होंने एक टाइम पीरियड में कॉलोनाइजेशन की, और कॉलोनाइजेशन करने के बाद जनाब उन्होंने थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की, उन्होंने जब बिजनेस बूम आया तो वहां के लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू की। उन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नतीजे में अब पोजीशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज जो हैं वो रिसोर्सेज पाकिस्तान के यूज कर रही हैं। यूनिलीवर पाकिस्तान की आप एग्जांपल लें कि यूनिलीवर पाकिस्तान जो है सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान की लेबर को यूटिलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट। वो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो सारी पाक रुपीज में कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर वो अपने प्रॉफिट की एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो 40 to 50% प्रॉफिट जो है वो अपने होम कंट्री को रिमिट करते हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं ये उनका सेटअप होता है तो उनकी जितनी भी सब्सिडरीज होती हैं वो कंट्रोलिंग कंपनी को एज अ प्रॉफिट जो है उनका शेयर उनको ट्रांसफर करती हैं। अब अगर देखा जाए तो यूनिलीवर यूएस जो है वो पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसका एक शेयर यूएस में ट्रांसफर हो रहा है। सो पाकिस्तान की अर्न की हुई इनकम बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रांसफर हो रही है, और उस ट्रांसफर ऑफ इनकम के अगेंस्ट हम यूनाइटेड स्टेट्स से करंटली कुछ सर्विसेज नहीं ले रहे, कोई बेनिफिट नहीं ले रहे। वो बस एक टाइम पे यूनिलीवर ने इन्वेस्टमेंट की थी, और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में अब हर साल यूनिलीवर यूनाइटेड स्टेट्स में यहां से इनकम जनरेट करके ट्रांसफर कर रही है। सो इस वजह से ऑब्वियसली डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इनकम इनइक्वालिटी का गैप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देन नेगेटिव इम्पैक्ट आता है पर्सनल स्ट्रेस के ऊपर कि जब मार्केट के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, तो जाहिर बात है जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनसे और ज्यादा सर्विसेज डिमांड की जाती हैं, और जब उनसे सर्विसेज ज्यादा डिमांड की जाती हैं, ऑल बेट के उनको फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल रिवॉर्ड उसका मिल रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से उनकी सोशल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, और इवेंचुअली उसकी वजह से एक पर्सनल स्ट्रेस की सिचुएशन पैदा होती है लोगों के अंदर, एक चिड़चिड़ापन और इस तरह की चीजें, ज्यादा वर्किंग की वजह से सेहत के प्रॉब्लम, घरेलू मसले मसाइल पैदा होते हैं, और ओवरऑल इसकी वजह से एक पर्सनल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो ये कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से पैदा होने वाले मसले मसाइल हैं जिनको हाईलाइट किया गया है। और इसके साथ ही हमारा जो पहले चैप्टर का पहला लेक्चर है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप सब लोगों का पार्टिसिपेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म के क्वेश्चंस, किसी भी किस्म के कमेंट्स, यू आर more than welcome to leave them in Google Classroom. I always urge my students to give their feedback instantaneously so that I can improve my coming lectures based on your feedback. अगर आपको कुछ अच्छा लगा है या कुछ बुरा लगा है तो आप अपनी फीडबैक क्लासरूम के अंदर जरूर दें,
और अगर कोई क्वेश्चन हो, जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर कहा था कि डू आस्क क्वेश्चन, अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप चीजों को पढ़ के, समझ के, एनालाइज करके जो आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, गूगल क्लासरूम के अंदर पोस्ट करें, या हमारी जब डिस्कशन होगी क्लास के टाइम पे, आप उस वक्त अपने उन क्लास के अंदर उन क्वेश्चन को रख सकते हैं। बट इवेंचुअली अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपकी लर्निंग कहाँ तक पहुंची है। आपके क्वेश्चन बेसिकली आपकी फीडबैक भी है मेरे लिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो मुझे पता चल रहा होता है कि हाँ, मेरे स्टूडेंट को मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट किस हद तक समझ आ रहे हैं। इसलिए इन स्लाइड्स को पढ़ के, देख के, बुक को खोल दें, बुक को स्टडी करें। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं जो बुक के अंदर मौजूद हैं, जो मैं यहाँ पे वक्त की किल्लत की वजह से कवर नहीं कर सकता। आप जब बुक को खोलेंगे, बुक को पढ़ेंगे, तो आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी और फिर आप नए क्वेश्चन करने के काबिल हो सकेंगे। तो डू आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।